जय हिंद साथियों, मैं हर्ष आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक्सप्लोर योरसेल्फ में। हमने शुरू की हुई है केमिस्ट्री की सीरीज़ जिसमें कि हम एचपी टेट के लिए प्रिपरेशन पर फोकस कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके एचपी टेट मेडिकल नॉन मेडिकल केमिस्ट्री सेक्शन में पूछे हुए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हमें रिपीटेड भी देखने को मिल रहे हैं और लगभग सेम पैटर्न पर सेम टॉपिक्स पर ही क्वेश्चंस देखने को भी मिल रहे हैं। तो हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम इन टॉपिक्स को ध्यान से कवर करते हुए अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम हुआ था, या माफ़ कीजिएगा एचपी टेट का नॉन मेडिकल का 2019 जून में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस को। केमिस्ट्री सेक्शन ये रहेगा और आपने भी जांचना है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, या फिर अगर आप अभी तक भी तैयारी के लिए सीरियस नहीं है तो हो जाएं सीरियस। एक ही महीना लगभग बचा हुआ है आपके पास और आपको इस बार एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हुए हमारा जो पहला क्वेश्चन आज बन रहा है, अ पर्सन लिविंग इन शिमला ऑब्जर्व दैट द कुकिंग ऑफ फूड विदाउट यूजिंग कुकर प्रेशर टेक्स मोर टाइम। द रीज़न फॉर दिस ऑब्जर्वेशन इज दैट एट हाई एल्टीट्यूड। बोलता है कि एक आदमी जो है वो शिमला में रहता है और वो बिना प्रेशर कुकर के कुकिंग कर रहा है तो उसको ज़्यादा समय लग रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है? तो देखो, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, अब शिमला जो है एक हिली एरिया है, जैसे जैसे हम समंदर से हाइट की तरफ जाएंगे तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो क्या होगा, बोलेंगे डिक्रीज होगा। तो हमें ये भी देखने को मिलेगा वाटर जो है वो कम टेम्परेचर के ऊपर बॉयल हो जाएगा। ठीक है जी। अगर फूड लो टेम्परेचर पर यूज़ हो रहा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट लो हो गया है, तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, धीरे धीरे बॉयल होगा। धीरे धीरे बॉयल होगा तो जो हम कुकिंग कर रहे हैं वो भी धीरे धीरे होगी, क्योंकि प्रेशर के बिना कुकिंग ज़्यादा समय लगेगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम एटीट्यूड यानी कि ऊपर की तरफ जाएंगे, हाइट पे जाते जाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ध्यान देना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से जो वाटर होगा वो लो टेम्परेचर पर बॉयल। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होगा भैया, हमारी सब्जी जो है वो कम समय में पकेगी। अगर हम कुकर का यूज़ करेंगे, प्रेशर कुकर का, तो प्रेशर कुकर जो है वो उसकी वजह से प्रेशर लगेगा तो खाना जल्दी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। देखो, पिछले एग्जाम में भी 2018 में भी हमने देखा ये क्वेश्चन, अब देखो 2019 में भी आ गया। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होती है? तो हमने देखा क्लोराइड एंड सल्फेट साल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना भाई। और टेम्परेरी की बात भी हमने करी थी, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर किस वजह से होती है? वो बोलेंगे बायोकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इनकी वजह से क्या होती है, बोलेंगे सर टेम्पोरेरी हार्डनेस। देखो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, आपके सामने ही है सब। आगे बढ़ते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन के लिए आर लिखा जाएगा भाई, आर। प्लास्टर ऑफ पेरिस केमिकली क्या है? CaSO4.12H2O है, बिल्कुल ठीक है सर, यही आता है। बनता कैसे है? जब हम जिप्सम को हीट करते हैं, जिप्सम को हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया, तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा। अब ये जिप्सम क्या होता है? बोलेंगे सर CaSO4.2H2O, 2H2O, ये है जिप्सम। इसको हीट किया जाएगा तो हमें कैल्शियम सल्फेट .12H2O मिलेगा, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यही तो हमारा जिप्सम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज डीडीटी अमंग द फॉलोइंग? इनमें से डीडीटी क्या है?
ये पूछा हुआ है। ये फर्टिलाइज़र है, हाँ भाई फर्टिलाइज़र तो है, इसका यूज़ किया जाता है। नहीं किया जाता है, बिल्कुल नहीं। क्यों भाई, हार्मफुल होती है, इट इज़ नॉट अ फर्टिलाइज़र। डीडीटी ये एक पॉल्यूटेंट है, ध्यान रखना क्या है ये, पॉल्यूटेंट है, पॉल्यूटेंट। और कैसा पॉल्यूटेंट है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि ये गलता सड़ता नहीं है, ये डिकम्पोज नहीं होता है, इसलिए डीडीटी को बैन कर दिया है, बैन। अब डीडीटी की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, फुल फॉर्म, और ये भी टैट के एग्जाम में पूछी हुई है। किसकी, डीडीटी की फुल फॉर्म आ जाएगी डाईफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये डीडीटी की फुल फॉर्म होती है। तो ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन देखो। मोस्ट ड्यूरेबल मेटल प्लेटिंग ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट क्रोजन। देखो पिछले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा, गैल्वेनाइजेशन, और यही है कि आयरन के ऊपर हम क्रोजन से बचाने के लिए उसके ऊपर प्लेटिंग करते हैं। किसकी प्लेटिंग करते हैं, जिंक की प्लेटिंग करते हैं, और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, तो कंसेप्ट वही है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा दिया या अलग से पूछ लिया, इसकी जो लैंग्वेज है वो बदल दी। तो जिंक प्लेटिंग बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉस्फोरस इज केप्ट इन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉस्फोरस इंपॉर्टेंट भैया। ये सोडियम और पोटासियम से क्वेश्चन पूछता है कि इनको हम कैरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं, कैरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं। ओके, क्यों, क्योंकि ये एयर और वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और फायर कैच कर लेते हैं, कैचेज फायर, दोनों के दोनों, इसलिए इनको केप्ट इन कैरोसिन ऑयल। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया फॉस्फोरस, फॉस्फोरस को कहाँ पे, तो ये जो फॉस्फोरस है हमारा, यहाँ पे कोल्ड वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, कैरोसिन हो गया और अल्कोहल हो, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोल्ड वाटर। ध्यान रखना इसको, कोल्ड वाटर में। अब ये फॉस्फोरस जो होता है कोल्ड वाटर में इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है। बोला कि सर इसको बाहर क्यों नहीं रख सकते, फॉस्फोरस भी एयर के साथ रिएक्ट कर जाता है, रिएक्टेड विद एयर, और ये भी क्या करता है, कैचेज फायर, आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको ठंडे पानी में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट, रिपीटेड क्वेश्चन भैया, पहले भी हमने इसके बारे में बात करी, आयरन प्रेजेंट होता है, बिल्कुल ठीक है सर, आयरन। कोबाल्ट विटामिन B12 में प्रेजेंट होता है, कोबाल्ट का एक आइसोटोप है कोबाल्ट 60, उसका यूज कैंसर ट्रीटमेंट में किया जाता है, कैंसर ट्रीटमेंट। मैग्नीशियम की बात करें तो ये क्लोरोफिल में देखने को मिलता है और ये क्लोरोफिल को बनाने में हेल्प करता है। और कॉपर जो है हमारा एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 29 होता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक्सेप्शनल केस है। क्या होती है बोलेंगे सर, आर्गन 3d10 4s1, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो इनको ध्यान रखना। देखो इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बस वो थोड़ा सा घुमा देते हैं, कंसेप्ट वही है सेम टू सेम। और अब तक 4 क्वेश्चन, 7 में से 4 क्वेश्चन रिपीटेड हो गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 8th, एंजाइम्स आर रिगार्डेड एज, एंजाइम को हम क्या कहते हैं, बायोकैटलिस्ट, एक्टिवेटर्स, मैसेंजर्स या एंटीबॉडीज। भाई ये होते हैं बायोकैटलिस्ट, बायोकैटलिस्ट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट होते हैं और ये रिएक्शन को फास्ट करते हैं। हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शन होते हैं वो एंजाइम्स की वजह से होते हैं। क्यों, क्योंकि एंजाइम्स जो हैं वो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा
क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है व्हाट इज ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल क्या है भैया? ऑप्शन है आपके पास कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, सिल्वर सल्फेट और फेरिक सल्फेट। भैया कौन सा आंसर सही होगा? ब्लू विट्रियोल इज कॉल्ड कॉपर सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ध्यान रखना इसका कलर ब्लू होता है, इसको ब्लू विट्रियोल कहते हैं। जिंक सल्फेट को क्या कहते हैं? देखो इंपॉर्टेंट है सारी बातें। इसको बोलते हैं वाइट विट्रियोल, वाइट विट्रियोल, ठीक है। और FeSO4 को ग्रीन विट्रियोल कहा जाता है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। ऑलराइट, AgSO4 को कुछ नहीं बोला जाता है इस तरह से। एक होता है आइल ऑफ विट्रियोल, आइल ऑफ विट्रियोल, ये किसको बोला जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO4 को बोला जाता है, कंसंट्रेटेड H2SO4, आइल ऑफ विट्रियोल। इसी को किंग ऑफ एसिड भी बोला जाता है, किंग ऑफ एसिड्स। ध्यान में रखना, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 10। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एग्जिबिट मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोला किसके पास सबसे ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? सोडियम की बात करूं, सोडियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा 11, 2, 8 और 1 आ जाएगा। भाई इसके पास तो सिर्फ एक ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन। एल्युमिनियम की बात करूं, एल्युमिनियम का 13 होता है, 2, 8, 3। सिलिकॉन की बात करूं, सिलिकॉन का 14 होता है, 2, 8, 4। और फास्फोरस की बात करूं तो ये 15 होता है, 2, 8, 5। देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास 1 है, एल्युमिनियम के पास 3 है, सिलिकॉन के पास 4 हैं और फास्फोरस के पास 5 हैं। तो सबसे ज़्यादा किसके पास हुए? बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, फास्फोरस के पास है 5। तो इस तरह से हम बैलेंस शेल देखो 2, 8, 8, 18, 18 इस तरह से काम चलता है। बोलेंगे हाँ जी सर, तो हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से भी हम इनको निकाल सकते हैं। जैसे सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s1। अब ये आ गया इसका बैलेंस शेल। बैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। एल्युमिनियम की बात करें 1s2 2s2 2p6 3s3, इसमें 3 है बैलेंस शेल में। और सिलिकॉन की बात करूं, नियॉन आ जाएगा 3s, क्या हो गया ये तो 3s2, एल्युमिनियम में 3s2 और 3p1। और देखो बैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से आएगा। 3s2 आ गया और हमारे आ गए 3p2। यहाँ पे कितने 4 देखने को मिल रहे हैं। और फास्फोरस में नियॉन 3s2 3p3, 5 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अ वुडन स्पून इज डिप्ड इनटू अ कप ऑफ आइसक्रीम, इट्स अदर एंड। बोला ये रिपीटेड क्वेश्चन है भैया, आर लिख दे रहा हूँ भैया, रिपीटेड। जब हम एक वुडन स्पून को डिप करेंगे आइसक्रीम के कप में तो इसका दूसरा सिरा क्या हो जाएगा? बिकम्स कोल्ड by the process of conduction, becomes cold by the process of convection, becomes cold by the process of radiation, does not become cold। अब देखो यहाँ पे बोला है वुडन स्पून, तो वुड जो है वो तो बैड कंडक्टर होती है। बैड कंडक्टर होती है तो भैया हीट तो ट्रांसफर होगी नहीं, ना कंडक्शन होगी ना कन्वेक्शन होगी, वो ठंडा का ठंडा ही रहेगा, नहीं रहेगा, तो ठंडा नहीं होगा। तो डज नॉट बिकम कोल्ड, ये ठंडा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर यहाँ पे सिल्वर स्पून देता, अगर ये सिल्वर स्पून की बात करता तो अगर सिल्वर स्पून ठंडा हो जाता, सिल्वर स्पून ये क्या हो जाना था? ये ठंडा हो जाना था बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। क्यों? क्योंकि सिल्वर जो है वो गुड कंडक्टर होता है, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। ओके, चलिए आगे बात करते हैं 12th क्वेश्चन। एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, द हीट विल। बोला कि हमने 40 डिग्री गर्म आयरन बॉल को एक मग में डाला और मग में 40 डिग्री सेल्सियस ही वाटर का टेम्परेचर भी है, तो क्या होना चाहिए? हीट के रिगार्डिंग फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, बॉल से वाटर में क्या होगा? बोला हीट
फ्लो होगा, एक बात तो ये आ गई। नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन, बोला ना तो आयरन बॉल से वाटर में हीट फ्लो होगा, ना ही वाटर से आयरन बॉल में होगा। ऑप्शन सी है फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, वाटर से आयरन बॉल में, या फिर इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द बोथ, दोनों का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। देखो दोनों का टेम्परेचर बराबर है, इसका भी 40 डिग्री उसका भी 40 डिग्री। जैसे कि मैं सीसॉ की बात करता हूँ, यहाँ पे सीसॉ, यहाँ पे भी 40 kg का बंदा बैठ गया, इधर भी 40 kg का बंदा बैठ गया, तो सीसा अपनी जगह से ही ले, वो तो बैलेंस रहेगा। उसी तरह यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हीट जो है वो कहीं पे भी फ्लो नहीं करेगी, ना तो बॉल से वाटर में और ना ही वाटर से बॉल में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वाइनेगर इज अ सॉल्यूशन, वाइनेगर एक सॉल्यूशन है, भाई एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है, बिल्कुल ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ भैया वाइनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो बोलेंगे सर एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे बात आ गई कि 50 to 60% एसिटिक एसिड इन अल्कोहल, दूसरा आ गया 5 to 8% एसिटिक एसिड इन अल्कोहल, तीसरा आ गया 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर, और चौथा आ गया 50 to 60% एसिड इन वाटर। तो ये तो बात साफ है कि 5 to 8% होता है, 5 to 8% होता है, कहीं कहीं पे 3 to 5% भी बोला जाता है, 5 to 8% भी बोला जाता है, ये दोनों ही बातें ठीक हैं। लेकिन ये होगा किस में, अल्कोहल में होगा या वाटर में होगा, भैया ये वाटर में होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ध्यान रखना ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने अपनी वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। तो अब तक लगभग 7 प्रश्न रिपीटेड आ गए। देखो फ्री के नंबर हैं ये 7 नंबर। तो वाइनेगर 5 से 8% एसिटिक एसिड होता है वाटर में, ठीक है। मतलब बोलने का है कि हमने 100 ml अगर वाटर लिया हुआ है, 100 ml, तो उसमें 5 या 8 ml एसिटिक एसिड होगा, एसिटिक एसिड। तो जब ये हमारे पास बन गया तो इसको क्या बोल देंगे, वाइनेगर बोल देंगे। आगे देखो नेक्स्ट, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 आर कॉल्ड, ग्रुप 18 एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, नोबल गैसेस बोला जाता है, बिल्कुल ठीक है। इनको इनर्ट गैसेस भी बोला जाता है, इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, मैक्सिमम आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी, ओके। कैल्कोजन्स, कैल्कोजन्स ऑक्सीजन वालों को बोला जाता है, यानी कि ऑक्सीजन फैमिली को बोला जाता है कैल्कोजन्स। कौन सा ग्रुप है, ग्रुप नंबर बोलेंगे सर 16। हेलोजन्स ग्रुप नंबर 17 को हेलोजन बोला जाता है। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है। फ्लोरीन की अगर मैं बात करूं, ध्यान देना, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव। और अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन हमारा, क्लोरीन जो है इसकी सबसे ज़्यादा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ध्यान में रखना इन पॉइंट को, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अल्कली मेटल्स की बात करूं तो ये अल्कली मेटल्स हमारे ये ग्रुप नंबर 1 आ जाएगा, ग्रुप नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है सिनेवार इज, देखो अभी हमने बात करी पिछली ही लेक्चर में, सिनेवार किसका और होता है, बोलेंगे सर ये तो मरकरी का होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, फिर से रिपीट हो गया। तो देखो 15 में से लगभग 8 प्रश्न रिपीटेड थे। तो एग्जाम केमिस्ट्री में पूरे को पूरे मार्क्स लाना ये बहुत ही ईजी है अगर हम ध्यान से पढ़ाई करें। ऐसा नहीं है कि बुक्स भाई पढ़ते रहे पता नहीं पेपर में आना क्या है, और पढ़ते रहे आंखें बंद करके, जो नेसेसरी नहीं है या अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको ही पढ़ते रहे। भाई ऐसे तैयारी नहीं होती है। आज के समय में, कंपटीशन के समय में हमें स्मार्ट बनना पड़ेगा, तो जितनी ज़रूरत है उतना ही पढ़ना चाहिए।
तो इसी के साथ आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट के क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।